क्योंकि पहले जब वो यहाँ से गया था तो सब मशीनें खामोश थीं, लेकिन अब साइड की दीवार से मुंसलिक एक मशीन पर मुख्तलिफ बल्ब जल बुझ रहे थे और उसकी स्क्रीन भी रोशन थी और उसमें से हल्की हल्की गूंज भी पैदा हो रही थी। वो तेजी से मशीन की तरफ बढ़ गया। स्क्रीन पर एक कमरे का मंजर नजर आ रहा था। ये कमरा बिल्कुल वैसा ही था जिसमें ट्रूमैन कार्लाइल को कुर्सी पर बिठा आया था, लेकिन उस कमरे में कार्लाइल भी नजर आ रहा था। वो कमरे के एक कोने में दीवार की तरफ पुश्त किए उकब में मौजूद हाथों से कोई कार्रवाई कर रहा था। उसका चेहरा स्क्रीन में साफ नजर आ रहा था। तो ये बात है। इस कमरे के नीचे ऐसा ही दूसरा कमरा है और ये होश में आकर नीचे जाने में कामयाब हो गया है, ट्रूमैन ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो मशीन पर झुक गया। उसने गौर से मशीन के बटनों को देखना शुरू कर दिया। चंद लम्हों तक उसका जायजा लेने के बाद उसने एक बटन दबाया तो मशीन पर एक बल्ब तेजी से जलकर चमकने लगा और उसके साथ ही उससे निकलने वाली गूंज तेज हो गई। ट्रूमैन ने देखा कि अब स्क्रीन पर सुर्ख रंग का धुआं सा फैलता चला जा रहा था और अब उस कमरे की बजाय स्क्रीन पर सुर्ख धुआं ही नजर आ रहा था। ट्रूमैन ने उस बटन के नीचे दो और बटन दबाए तो स्क्रीन पर झमाके हुए और उसके साथ ही कमरे का मंजर दोबारा वाज़ेह हो गया। सुर्ख धुआं गायब हो गया था, लेकिन अब कार्लाइल का जिस्म उसी कोने में फर्श पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ा हुआ था और कमरे की एक दीवार दरमियान में किसी दरवाजे की तरह खुली हुई नजर आ रही थी। ट्रूमैन चंद लम्हे गौर से देखता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करके उसे ऑफ किया और तेजी से वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब वो समझ गया था कि निचले कमरे में जाने वाला रास्ता कहां से हो सकता है और वाकई थोड़ी देर बाद वो उस कमरे में पहुंच चुका था। उसने फर्श पर पड़े हुए कार्लाइल को उठाया और इस बार वो उसे एक ऐसे कमरे में ले गया जो बिल्कुल सादा सा था। यहाँ मेडिकल बॉक्स भी मौजूद था। कार्लाइल अपने बाजुओं में मौजूद हथकड़ी खोल लेने में कामयाब हो गया था। अगर ट्रूमैन चंद लम्हे और मशीन ऑपरेट करके उसे बेहोश न कर देता तो लामहला कार्लाइल उसके खिलाफ और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कार्रवाई कर लेने में कामयाब हो जाता। इस बार उसने उसे कुर्सी पर रस्सियों से बांध दिया और फिर मेडिकल बॉक्स से वो शीशी निकाली जो हर किस्म की गैस का तर्याक थी। चुनांचे चंद लम्हों बाद कार्लाइल होश में आ चुका था। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? कार्लाइल ने होश में आते ही चीखते हुए हैरत भरे लहजे में सामने खड़े ट्रूमैन से पूछा, तो तुम्हारा क्या ख्याल था, यहाँ कौन आ सकता है? ट्रूमैन ने हैरत भरे लहजे में पूछा, मैं तो समझा था कि ये कार्रवाई जोनाथन ने की है। वो मेरा असिस्टेंट है और इस इमारत में खुफिया तौर पर वही दाखिल हो सकता है। उसने मेरे साथ गुस्ताखी की थी, इसलिए मैंने उससे न सिर्फ इमारत से निकाल दिया था बल्कि उसकी मौत के अहकाम भी सादिर कर दिए थे। मैं ये समझा था कि वो मरने से बच निकला है और उसने इंतकामी तौर पर यहाँ आकर ये कार्रवाई की है, मगर तुम कैसे यहाँ आ गए? तुम तो फरार हो गए थे। कार्लाइल ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं फरार कैसे हो सकता था कार्लाइल? तुम्हारे वो ऑस्ट्रोकार नस्ल के कुत्ते भला मेरा पीछा छोड़ देते। मैं जानता हूँ वो कब्र तक अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ते, फिर तुमने कैसे समझ लिया कि मैं फरार हो गया हूँ? ट्रूमैन ने खुश्क लहजे में कहा, मेरा ख्याल था कि तुम इस झील में उतरकर उसे पार करके दूसरी तरफ फरार हो गए हो और शिकार के पानी में उतर जाने के बाद इस नस्ल के कुत्ते शिकार की भूख खो बैठते हैं। कार्लाइल ने होठ चबाते हुए कहा और ट्रूमैन मुस्कुरा दिया। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है कार्लाइल, लेकिन मैंने फरार होकर कहाँ जाना था? मैंने तो तुमसे अपने साथियों का और अपना इंतकाम लेना था। तुमने जिस संगदिलाना और सफाकाना अंदाज में उन खूंखार कुत्तों से मेरे साथियों की लाशों की चीरफाड़ कराई है और जिस तरह तुमने इन सियाह रंग के खूंखार कुत्तों को मुझ पर छोड़ा है, क्या मैं ये सब कुछ भूल सकता हूँ? मैं तुम्हारी एक एक बोटी अलहदा करूंगा। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि जिसका तुमने कभी ख्वाब में भी तस्वुर न किया होगा। ट्रूमैन ने गुर्राते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, बहरहाल तुम बेहद बहादुर, निडर और दिलेर आदमी हो। तुमने जिस तरह उन खूंखार आदमखोर कुत्तों से अपनी बका की जंग लड़ी है, उसने मुझे बेहद मुतासिर किया है। मैं सोच भी ना सकता था कि इन खूंखार कुत्तों से कोई इस तरह भी लड़ सकता है और न सिर्फ लड़ सकता है बल्कि उन्हें खत्म भी कर सकता है। बहरहाल अब तुम्हारी बारी है। तुम जिस तरह चाहो अपना इंतकाम मुझसे ले सकते हो। मैं तुम्हारी तरफ से होने वाली हर कार्रवाई को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। कार्लाइल ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा और ट्रूमैन उसके हौसले की दिल ही दिल में दाद देने पर मजबूर हो गया। बहुत कम लोग उसने देखे थे जो इस तरह जवान मर्दी से ही बात कर सकते थे। सुनो, मैं तुम्हारी सारी वहशत
संग दिली और सफाकी को अब भी माफ कर सकता हूँ, बस शर्त ये कि तुम मुझे वो टेप दे दो जो तुमने पाकिशा से हासिल किया है। ट्रूमैन ने होठ चबाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वो टेप मैंने चीफ बॉस तक पहुंचा दिया है। अब चीफ बॉस को मालूम होगा कि वो टेप कहाँ गया है और चीफ बॉस कौन है और कहाँ रहता है। ये बातें मैं नहीं जानता, कार्लाइल ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा और ट्रूमैन बेख्तियार हंस पड़ा। शायद खोपड़ी पर चोट लगने की वजह से तुम्हारी याददाश्त गायब हो गई है। तुम्हें ये बात करने से पहले ये तो सोच लेना चाहिए था कि तुम पर पहला हमला मैंने उस वक्त किया था जब तुम ट्रांसमीटर पर मादाम लीजा से बतौर चीफ बॉस बात करके कमरे से बाहर निकल रहे थे। क्या मैं बहरा हूँ कि मैंने तुम्हारी बातचीत ना सुनी थी? ट्रूमैन ने तंजिया लहजे में कहा। ओ, मैं समझा था कि तुम उस वक्त वहां पहुंचे हो जिस वक्त मैं दरवाजे से बाहर निकल रहा था। बहरहाल ये भी एक सेटअप है, चीफ बॉस का सेटअप, वरना हकीकत यही है कि मैं चीफ बॉस नहीं हूँ, कार्लाइल ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तुम्हारे वो ऑस्ट्रोकानी नस्ल के कुत्ते कहाँ हैं? ट्रूमैन ने पूछा तो कार्लाइल बेख्तियार चौंक पड़ा। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? कार्लाइल ने चौंक कर पूछा। क्योंकि अब मैं तुम्हें उनके सामने फेंकना चाहता हूँ ताकि तुम्हें खुद अंदाजा हो जाए कि मैंने इन खूंखार कुत्तों से किस तरह जंग लड़ी है। इस तरह तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि इस जंग लड़ने के बाद क्या मैं तुम्हारी इन बचकाना बातों में आकर खाली हाथ वापस चला जाऊंगा। ट्रूमैन ने सर्द लहजे में कहा, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो मुझे मार डालो, मुझ पर तशद्दुद करो, जो तुम्हारा जी चाहे करो, मैंने तुम्हें रोक तो नहीं रखा। मैं तो बंधा हुआ हूँ और तुम आजाद हो, और इस इमारत में और कोई दूसरा फर्द भी मौजूद नहीं है और ना ही कोई यहाँ दाखिल हो सकता है। फिर खामोश क्यों खड़े हो? शुरू करो अपनी कार्रवाई, कार्लाइल ने होठ चबाते हुए कहा और ट्रूमैन हैरत से कार्लाइल को देखने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उससे यकीन आता जा रहा हो कि कार्लाइल ज़हनी तौर पर नॉर्मल इंसान नहीं है। वैसे भी जिस अंदाज में उसने ट्रूमैन को इन कुत्तों के सामने फेंका था, उस लिहाज से वाकई वो नॉर्मल जहन का आदमी न लगता था। किसी पर तशद्दुद करना या उसे हलाक कर देना और बात थी, लेकिन किसी जिंदा इंसान पर खूंखार कुत्ते छोड़ देना और बात थी। तो तुम नहीं बताओगे कि वो टेप कहाँ है? ट्रूमैन ने होठ चबाते हुए कहा। बताया तो है कि चीफ बॉस को भिजवा दी थी, और कितनी बार पूछोगे? कार्लाइल ने मजाका उड़ाने वाले लहजे में कहा। वो उल्टा ट्रूमैन का मजाका उड़ा रहा था। ये वाकई इन हालात में एक हैरत अंगेज बात थी। ओके, मुझे मालूम है कि तुम्हारी फितरत ऐसी है कि तुम पर हर किस्म के तशद्दुद को बर्दाश्त कर सकते हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और तुम्हें ये भी मालूम है कि जब तक मैं तुमसे टेप के बारे में पूछ ना लूंगा, मैं तुम्हें हलाक भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तशद्दुद का एक ऐसा तरीका है कि तुमसे भी 1000 गुना ज्यादा कुव्वत इरादी का मालिक आदमी भी बोल पड़ने पर मजबूर हो जाता है। और ये तरीका मैंने उस अली इमरान से सीखा है जो इस टेप को हासिल करने यहाँ आया हुआ है। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अली इमरान के आदमी हो? कार्लाइल ने यकलक चौंक कर पूछा। नहीं, मैं उसका आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे उससे करीबी ताल्लुकात जरूर हैं, ट्रूमैन ने जवाब देते हुए कहा। अगर तुम मुझे अपनी असलियत बता दो तो हो सकता है मैं तुम्हें कुछ बता दूं, वरना यकीन करो तुम चाहे मेरे जिस्म की एक एक बोटी क्यों ना अलहदा करो, मेरी जुबान ना खोल सकेगी, क्योंकि मैंने काफिरिस्तानी योगी से ऐसा इल्म सीखा हुआ है कि जैसे ही तुम मुझ पर तशद्दुद करोगे, मैं अपने पूरे जिस्म को बेहिस कर दूंगा। उसके बाद तुम जो चाहे करते रहो, मुझ पर उसका कोई असर ना होगा, और अगर मार दोगे तो फिर कभी भी तुम्हें वो टेप नहीं मिल सकता। कार्लाइल ने जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम ब्लैक ईगल है और बस, इससे ज्यादा मेरा कोई तारुफ नहीं है, ट्रूमैन ने जवाब देते हुए कहा। अगर तुम ट्रूमैन हो, मेरा मतलब है ब्लैक थंडर के एजेंट, तो मैं तुम्हें टेप दे सकता हूँ, क्योंकि ब्लैक थंडर बहरहाल बहुत बड़ी तंजीम है और मैं टेप की खातिर उससे टकराना नहीं चाहता, कार्लाइल ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं ट्रूमैन हूँ, ब्लैक थंडर का सुपर एजेंट, ट्रूमैन ने होठ चबाते हुए कहा। तुम्हारा कोड नंबर क्या है? कार्लाइल ने पूछा। सुपर 11, ट्रूमैन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तुमने दुरुस्त कोड बताया है, इसलिए जाओ, सिटी बैंक के स्पेशल लॉकर नंबर 33 में टेप महफूज है, वहां से निकाल लो, कार्लाइल ने जवाब देते हुए कहा और ट्रूमैन मुस्कुरा दिया। बहुत खूब, तुम वाकई बिग बॉस के चीफ बॉस हो या नहीं? बहरहाल तुम जैसे ज़हीन आदमी को चीफ बॉस होना जरूर चाहिए। तुमने किस कदर खूबसूरती से अपनी जान बचाने और मुझे यहाँ से जाने के लिए चक्कर देने की कोशिश की है। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं
कि सिटी बैंक के स्पेशल लॉकर तमाम के तमाम मैंने फर्जी नामों से बुक कराए हुए हैं। ट्रूमैन ने जवाब दिया तो कार्लाइल के चेहरे पर पहली बार परेशानी के तासुरात नमूदार हुए, लेकिन जल्द ही वो संभल गया। ओके, तुम्हारी इस बात से मुझे यकीन आ गया है कि तुम वाकई ब्लैक थंडर के सुपर एजेंट हो। वेरी गुड, ये बात तो मैंने सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए कही थी। बहरहाल तुम मुझे आजाद कर दो। मेरा वादा कि मैं खुद तुम्हारे साथ नारक जाकर तुम्हें वो टेप दे दूंगा। कार्लाइल ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने भी तुम्हें सिर्फ आजमाने के लिए ये बात कही थी कि सारे स्पेशल लॉकर मेरे हैं। हालांकि मैंने तो आज तक सिटी बैंक की इमारत भी नहीं देखी, लेकिन इससे बहरहाल ये बात सामने आ गई है कि तुम इस तरह बातों के चक्कर में उलझाकर आजाद हो जाना चाहते हो। ओके, अब वाकई बहुत बातें हो चुकी हैं, ट्रूमैन ने सर्द लहजे में कहा, और इसके साथ ही उसने जेब से एक बारीक नोक और तेजदार खंजर निकाल लिया, और उसके हाथ में खंजर देखते ही कार्लाइल की आंखें सिकुड़ गई और चेहरे पर पथरीलापन नमूदार हो गया, जैसे वो ज़हनी तौर पर हर किस्म के तशद्दुद के लिए तैयार हो गया हो। अपने उस योगी वाले नुस्खे को आजमा लो कार्लाइल। अली इमरान वाला नुस्खा बहुत आसान, सादा और भरपूर है। योगी का कोई नुस्खा या तुम्हारी कोई ज़हनी वर्जिश तुम्हारे काम ना आ सकेगी। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, और दूसरे लम्हे उसका हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया, और उसके साथ ही कुर्सी पर बंधे बैठे कार्लाइल का दाया नतना आधे से ज्यादा कट गया। कार्लाइल ने आंखें बंद कर ली और उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर पत्थर का बन चुका था। नतना कटने के बावजूद उसके हलक से हल्की सी सिसकारी भी ना निकली थी। उसने वाकई जहन को ब्लैंक करके जिस्म को बेहिस बना लिया था। ट्रूमैन ने खंजर का दूसरा वार किया और कार्लाइल का दूसरा नतना भी कट गया, मगर कार्लाइल उसी तरह पत्थर बना बैठा रहा। ट्रूमैन वाकई अब हैरत से कार्लाइल को देख रहा था। बहरहाल उसने दोनों नथने कटने की वजह से कार्लाइल की पेशानी पर उभर आने वाली रग चेक कर ली थी। अब तैयार हो जाओ कार्लाइल, सब कुछ बताने के लिए, ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसने खून आलूद खंजर बड़े इत्मीनान से कार्लाइल के लिबास से साफ किया और फिर उसे जेब में डाल लिया। कार्लाइल के दोनों नथनों से खून बह रहा था, लेकिन वो उसी तरह आंखें बंद किए पत्थर बना बैठा हुआ था। ट्रूमैन ने उंगली मोड़ी और दूसरे लम्हे उसने हल्की सी ताकत से कार्लाइल की पेशानी के दरमियान उभर आने वाली मोटी सी रग पर मुड़ी हुई उंगली के हुक से जरब लगाई तो कार्लाइल के जिस्म में हल्की सी लर्जिश पहली बार नमूदार हुई और ट्रूमैन मुस्कुरा दिया। दूसरी जरब उसने पहले से ज्यादा कुव्वत से लगाई और इस बार कार्लाइल के हलक से बेइख्तियार सिसकारी निकल गई और उसके जिस्म ने नुमाया तौर पर झटका खाया। ट्रूमैन जानता था कि इस मामले में तरीका भी यही है कि जरब की कुव्वत एक के बाद दिगरे बढ़ाई जाए, वरना अगर शुरू में ही जोरदार जरब लगा दी जाए तो दिमाग के खलिए पड़ जाते हैं और नतीजे में आदमी की फौरी मौत वाक़ई हो जाती है। और ये बात उसे इमरान ने ही बताई थी। दूसरा, जब इमरान ने उसके सामने एक आदमी पर यह तरीका आजमाया था तो ट्रूमैन को बेहद उलझन हुई थी कि खौमा का इमरान आहिस्ता जरबे लगा रहा है, एक ही जरब लगाकर मसला हल क्यों नहीं कर देता। और यही बात जब उसने बाद में इमरान से की तो इमरान ने उसे पूरी तफसील से बताया कि ये रग क्यों नमूदार होती है और किस तरह इस पर लगने वाली जरबे इंसान के दिमाग और आसाब पर असर करती है। तीसरी जरब पर कार्लाइल की आंखें एक झटके से खुल गई और उसके मुंह से हल्की सी चीख से निकल गई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और अब चेहरे पर मौजूद पथरीलापन भी गायब हो चुका था। आजमा लिया योगी का नुस्खा, ट्रूमैन ने तजिया लहजे में कहा, और इस बार उसने जब जोरदार जरब लगाई तो कमरा कार्लाइल के मुंह से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। उसका चेहरा यकलक पसीने में डूब गया था, आंखें पटने लग गई थी और चेहरे पर शदीद तरीन तकलीफ के आसार नमूदार हो गए थे। अरे अभी से कार्लाइल, तुमने तो मुझे खूंखार आदमखोर कुत्तों के सामने डाल दिया था, ये तो उसके मुकाबले में मामूली तशद्दुद है, ट्रूमैन ने कहा। और उसके साथ ही जब उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक जोरदार अंदाज में उभरी हुई रग पर पड़ा जिसका रंग अब नीला पड़ चुका था तो कार्लाइल का बंधा हुआ जिस्म पूरी तरह लरजने लगा। उसका बदसूरत चेहरा तकलीफ की शिद्दत से इस कदर मसक हो चुका था कि उसकी तरफ देखा न जा सकता था। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। ये कैसी तकलीफ है? ओ, ये तो रूह का अजाब है, ये तो हौलनाक अजाब है। मेरे जिस्म की एक एक रग फट रही है। ओ, रुक जाओ, फॉर गॉड सेक, रुक जाओ, यकलक कार्लाइल ने हिज़्यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। उसकी हालत वाकई अब बदतर हो चुकी थी। एक जरब और खा लो, फिर अपनी हालत देखना, ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, वो टेप ईडन स्कॉट की लेबोरेटरी में है,
ईडन स्कॉट की लेबोरेटरी में है, कार्लाइल ने नीम बेहोशी के आलम में चीखते हुए कहा और उसके साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई। वो बेपनाह तकलीफ की वजह से बेहोश हो चुका था, मगर दूसरे लम्हे जोरदार थप्पड़ की आवाज से कमरा गूंज उठा। ट्रूमैन ने उसके बेहोश होते ही उसके चेहरे पर भरपूर अंदाज में थप्पड़ जड़ दिया था। थप्पड़ इस कदर जोरदार था कि न सिर्फ कार्लाइल चीखता हुआ होश में आ गया, बल्कि उसके मुंह से खून की धार भी उबल पड़ी। नथनों से तो पहले ही खून बह रहा था और उसके साथ ही उसका जिस्म पानी से निकली हुई मछली की तरह कुर्सी पर ही पड़कने लगा। बताओ, तफसील बताओ, वरना। ट्रूमैन ने एक और जोरदार ज़र्ब रग पर मारते हुए कहा और फिर तो जैसे कमरे में चीखों का तूफान सा आ गया। कार्लाइल के हलक से इस तरह मुसलसल दर्दनाक चीखें निकल रही थी जैसे किसी ने चीखों से भरा हुआ टेप रिकॉर्डर लगा दिया हो। कार्लाइल के चेहरे के उजलात अब इस तरह भड़कने लगे थे जैसे चेहरे पर किसी ने इंतहाई ताकतवर वोल्टेज की हामिल इलेक्ट्रिक करंट वाली तार लगा दी हो। उसकी हालत वाकई अब नागुफ्तबा हो चुकी थी। बताओ, वरना। ट्रूमैन ने पहले से भी ज्यादा सर्द लहजे में कहा। वो बिग बॉस की मखसूस लेबोरेटरी में है, हॉस्टन की पहाड़ियों के अंदर ईडन स्कॉट लेबोरेटरी है। वो टेप मैंने वहां भिजवा दी थी ताकि उससे फार्मूला तैयार हो सके। कार्लाइल ने इंतहाई तकलीफ भरे लहजे में कहा। उसका कोड नंबर, तुम वहां जाते हो तो क्या कोड इस्तेमाल करते हो? ट्रूमैन ने होठ भींचते हुए पूछा। लेकिन कार्लाइल एक बार फिर तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। ट्रूमैन ने एक बार फिर पूरी कुव्वत से उसे थप्पड़ मारा और फिर तो जैसे उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश सी कर दी। चौथे या पांचवें थप्पड़ पर कार्लाइल एक बार फिर होश में आया और उसके साथ ही वो इंतहाई खौफनाक अंदाज में चीखने लगा। उसके हलक से निकलने वाली चीखें ऐसी थी कि जैसे कोई उसकी रूह को कांटेदार झाड़ियों में लपेट लपेट कर खींच रहा हो। बोलो, बताओ, पूरे कोड बताओ, पूरे मुकम्मल, ट्रूमैन ने चीखते हुए कहा। लेकिन कार्लाइल कोई जवाब देने की बजाय मुसलसल चीखे चला जा रहा था और उसके साथ ही ट्रूमैन ने पूरी कुव्वत से अब सिया पड़ जाने वाली रग पर उंगली का हुक मारा और दूसरे लम्हे हल्की सी पटाखे सी आवाज निकली और रग फट गई। उसमें से सियाही मायल सुर्ख खून फुहारे की तरह उबल पड़ा। रग फट गई थी और उसके साथ ही कार्लाइल की आंखें बेनूर हो गई। उसका बुरी तरह लरसता हुआ जिस्म यकलक साकित हो गया और गर्दन ढलक गई। वो मर चुका था। दूसरों को तो कुत्तों के सामने फेंकवा देता था और खुद चिड़िया का सा दिल रखे हुए था, इतनी आसानी से मर गया। ट्रूमैन ने उसी तरह दांत पीसते हुए कहा जैसे उसे कार्लाइल के इतनी आसानी से मर जाने पर दिली तौर पर अफसोस हो रहा हो। बहरहाल उसे इस बात पर मसरत हो रही थी कि उसने उस लेबोरेटरी का पता चला लिया है जहां ये टेप मौजूद है। गो उसके लिए उसे अपने 4 साथियों की कुर्बानी देनी पड़ी, खुद भी जानलेवा जंग लड़नी पड़ी, जख्म खाने पड़े, लेकिन आखिरकार कामयाबी ने उसके कदम ही चूमे। वो तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ इमारत से बाहर आ गया। चूंकि कुत्ते अभी तक उसी साथ वाले मैदान में खारदार तार की बाड़ों के दरमियान बंद थे, इसलिए गेट तक जाने में कोई अमर माने न था। गेट से निकलकर वो तेजी से दौड़ता हुआ दरख्तों के उस झुंड की तरफ जाने लगा जहां उसने कार को छुपाकर रखा हुआ था। कार वहीं मौजूद थी। उसने कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया और फिर बैक करके उसे सड़क पर ले आया और दूसरे लम्हे वो इंतहाई तेज रफ्तारी से मेन रोड की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। अलबत्ता उसका जहन इस उलझन में था कि क्या वो ये टेप हासिल करने के बाद इमरान से राब्ता करे या पहले इमरान और उसके साथियों को तलाश करे। वैसे उसे इस बात की समझ न आ रही थी कि जब इमरान ने पहले उस टेप के बारे में कोई दिलचस्पी लेने से इनकार कर दिया था तो वो क्यों अपने साथियों समेत इस टेप के पीछे नाराक आया है। मेन रोड पर पहुंचकर उसने कार मोड़ी और फिर मेन रोड पर चलने वाली ट्रैफिक के दरमियान उसकी कार तेज रफ्तारी से नाराक की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। और थोड़ी देर बाद जब वो अपने हेडक्वार्टर पहुंचा तो वो ज़हनी तौर पर यह फैसला कर चुका था कि पहले वो खुद ये टेप हासिल करेगा, उसके बाद अगर इमरान को जरूरत हुई तो टेप उसके हवाले कर देगा, ताकि इमरान पर यह बात साबित हो जाए कि ट्रूमैन सलाहियतों में उससे किसी तौर भी कम नहीं है। चूंकि उसने इस टेप की खातिर अब तक बेपनाह जद्दोजहद की थी, बेपनाह जिस्मानी और ज़हनी सख्तियाँ झेली थी, साथियों की कुर्बानी दी थी, इसलिए इस मरहले पर वो पीछे न हटना चाहता था। वैसे भी इमरान ने नाराक आकर उससे राब्ता भी न किया था, हालांकि उसे उसकी मखसूस ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी का भी इल्म था। उसने ये फैसला भी कर लिया था कि अगर उसके टेप हासिल करने में इमरान भी हारिज हुआ तो वो उसे भी किसी सूरत हारिज न होने देगा। अपने दफ्तर में पहुंचकर ट्रूमैन ने सामने रखे हुए फोन का रिसीवर उठा लिया
वो अब हॉस्टन में अपने एक क्लास फेलो और वहाँ के एक मशहूर गुंडे किंग से राब्ता करना चाहता था, ताकि हॉस्टन में इस लेबोरेटरी को तलाश करके वहाँ से फौरी तौर पर टेप बरामद किया जा सके। इमरान ने कार 28वें किलोमीटर पर बाएं तरफ जाने वाली बाय रोड पर मोड़ दी और फिर वो उसे आगे बढ़ाए लिए गया। मादाम लीजा ने सड़क की जो निशानी बताई थी, ये निशानी वाकई दुरुस्त साबित हुई थी। इसलिए इमरान को यकीन आ गया था कि मादाम लीजा ने बहरहाल उससे हर मामले में झूठ नहीं बोला। साइड सीट पर जूलिया बैठी हुई थी, जबकि उगबे सीट पर टाइगर, तनवीर और कैप्टन शकील मौजूद थे। वो तीनों इस बड़ी कार की वसी सीट पर भी इस तरह बैठे हुए थे जैसे किसी ने जबरदस्ती उन्हें एक दूसरे में ठोक दिया हो। फिर एक मोड़ आने पर उसे दूर से एक बड़ा फाटक नजर आ गया जो खारदार तार से बना हुआ था और उसकी साइडों में दोनों अतराफ दूर तक खारदार तारों की बाढ़ जाती नजर आ रही थी। अरे ये क्या, फाटक तो खुला हुआ है और बाहर लाशें मौजूद हैं। इमरान ने कार फाटक के करीब रोकते हुए हैरत भरे लहजे में कहा और दूसरे लम्हे वो उछलकर नीचे उतर आया। उसी लम्हे उसे दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दी, लेकिन खारदार बाढ़ की दूसरी तरफ सिवाय एक इमारत के और कोई चीज नजर न आ रही थी। फाटक खुला हुआ था और उसके सामने दो मुसल्लह अफराद गोलियों से छलने हुए पड़े नजर आ रहे थे। इमरान तेजी से इन लाशों की तरफ बढ़ गया। ओ, इन्हें मरे हुए तो काफी अरसा गुजर चुका है। मेरा ख्याल है कम से कम 2 रोज तो हो ही गए होंगे। इमरान ने नाक बंद करके पीछे हटते हुए कहा और उसके साथियों ने भी सर हिला दिए, क्योंकि लाशों की हालत बावजूद सर्दी के काफी खराब नजर आ रही थी। उन सब ने कांधों से लटकी हुई मशीन गनें उतार ली और फिर वो खुला फाटक क्रॉस करते हुए अंदर दाखिल हुए और अंदर जाने के बाद उन्हें दूर एक वसी मैदान में सियाह रंग के बहुत से खूंखार कुत्ते दौड़ते हुए नजर आ गए। ये हिस्सा भी खारदार तार की बाड़ों की मदद से अलहदा किया गया था। इमारत पर खामोशी तारी थी। यूं लगता था जैसे यहाँ कोई जिंदा इंसान सिरे से मौजूद ही ना हो। ये इमारत तो खाली लगती है, तनवीर ने कहा और बाकी साथियों ने सर हिला दिए।